बड़ी बातें थी जो अर्जुना मेघवाल जी ने साझा की हमारे संग। वह बात कर रहे थे संसद के सत्र के बारे में, विपक्ष की क्या रणनीति रहती है, कैसे लॉक जैम तोड़ा गया सरकार द्वारा, किसकी रणनीति है जिसकी वजह से संसद का सत्र बार बार नहीं चल पा रहा। हमने देखा था मॉनसून सेशन में भी बहुत डिस्ट्रप्शंस हुए थे, इस बार भी इस सत्र में भी शुरुआत में डिस्ट्रप्शंस हुए थे। हालांकि अब चीज़ें स्थिर हैं और डिस्कशंस आर ऑफ कोर्स हैपनिंग एज वी स्पीक। बिल्कुल, और उदय देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सत्र की बात करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं पर चर्चा होती है आपसे और हमसे जुड़े हुए उन तमाम बिल की, जो कि काफी अहम है। देखिए बिल तो यूं ही सरकार पास भी करा लेगी क्योंकि उनके पास संख्या बल है, लेकिन चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हमारे जो सवाल थे वो उसी तरीके के थे। तो लगातार जो हमारा ये सेशन है और ये जो मंच है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में कुछ आ गया। कुछ ही सेशन हमारे रह रहे हैं जो कि काफी खास होने वाले हैं और काफी कट टू कट होने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब प्राइम टाइम में हम आ चुके हैं और प्राइम टाइम में हमारे बड़े खास मेहमान होने वाले हैं जो हमारे बीच पहुंचेंगे, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विपक्ष के सांसद हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइम टाइम रहने वाला है। 48 घंटे से ये मंच जो है वो चल रहा है। इंडिया न्यूज़ का देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है ये, जो लगातार चल रहा है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि तमाम उन विषयों पर चर्चा हो रही है जिसके बारे में देश भर में चर्चा है। बड़े जो चुनाव आने वाले हैं अगले साल में, उन पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, फोकस उन पे भी लगातार है हमारा। इस साल में भी जो बड़े चुनाव संपन्न हुए थे बिहार में और दिल्ली में, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता के मन में है, क्योंकि आखिर जनता ही है जो सरकार चुनती है। तो अगर कोई विषय जनता तक पहुंच पाता है उसकी वजह से सरकारें बदल जाती हैं या सरकारें दोबारा रिपीट हो जाती हैं। और इसीलिए देखिए सवाल दोनों पक्ष से होना चाहिए, एक वो पक्ष जिसे आपने और वोट देकर चुना है और दूसरा वो जिस पर जिम्मेदारी ये है कि अगर सरकार ढंग से काम ना करे तो एक मजबूत लोकतंत्र में जो भूमिका विपक्ष की होती है वो भूमिका निभाई जाए। और वही फिलहाल जो है हमारी भी कोशिश है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सवाल दोनों तरफ से हो रहे हैं। सवाल ये कि अगर आपको जिम्मेदारी मिली तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये विपक्ष से कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आपको याद दिलाने के लिए वो जिम्मेदारी दी गई है, तो आप अपना काम भी अच्छे से करें। इसलिए कोशिश और कवायद हमारी वही है। और बस अब से थोड़ी देर के बाद जो हमारा अगला सेशन है जिसमें श्री किरण रिजिजू जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द इस सेशन की शुरुआत होगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट सेशन में है इस वक्त और इस वजह से किरण रिजिजू जी बस कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। किरण रिजिजू जी जो ये भी बता दें कि श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी भी हमारे साथ होने वाले हैं, श्री सामिक भट्टाचार्य भी हमारे साथ होने वाले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अब 2 से 3 जो सेशन है हमारे होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। शाम की एनर्जी और ये भी कितनी दिलचस्प बात है कि पार्लियामेंट सेशन में है और दोनों जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है पार्लियामेंट के सेशन के दौरान उन्होंने समय निकाला और इंडिया न्यूज मंच के लिए समय दिया। इसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं उनके प्रति। बट ये दिखाता भी है ये मंच जो है वो कितना महत्वपूर्ण और जिम्मेदार बन चुका है आज के इस भारत के युग में। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आप मंच पर हैं और जब आप अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता तक पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो सवाल हैं वो बिल्कुल ऐसे है जो कि कोई भी व्यक्ति पूछना चाहता है कि हाँ भाई संसद क्यों नहीं चल रहा, हाँ अगर अब चल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल हैं जो हमारे होने वाले हैं। और अब जो कुछ सेशन है वो भी काफी खास होने वाले हैं, बैक टू बैक। और देखिए लगातार इस मंच पर चाहे राजनीतिक जगत से हो, खेल से हो, सिनेमा से हो, पूरी कोशिश हमारी ये रही कि हम सबको लेकर आए और हम सबसे सवाल कर पाए। बिल्कुल, और जो अगला सेशन है उसका शीर्षक भी बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो थीम हमने दिया है वह यही है कि हमारी पार्लियामेंट चलती कैसी है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी से। किरण रिजिजू कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किरण रिजिजू विल बी जॉइनिंग अस। पूर्वोत्तर के बारे में हम बात करेंगे, संसद के बारे में बात करेंगे, 2025 कितना फायदेमंद रहा एनडीए सरकार के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। हमने देखा किस तरह से स्पष्ट बहुमत बिहार की जनता ने दी एनडीए को, और हमने ये भी देखा कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आई, मगर कांग्रेस ने जिस तरह से घेरने की कोशिश की है पक्ष को, वर्तमान सरकार को, एसआईआर
के मुद्दे पर भी, उस पे क्या जवाब देना चाहते हैं किरण रिजिजू? क्या वाकई में यह मुद्दा है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो चर्चा हुई थी, उनके क्या मुख्य बिंदु थे, क्या टेकअवेज थे, उस पे भी चलिए जिस हम पल का इंतजार चर्चा था वो पल करेंगे। अब खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जो बात आप उदय कह रहे थे उसमें एक बात ये भी है कि आखिर इतनी बातें जब होती हैं, इतनी सर्वदलीय बैठकें होती हैं सत्र से पहले, तो भी सत्र क्यों नहीं चल पाता? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कभी कुछ मुद्दा होता है, कभी कुछ मुद्दा होता है। एक बार जोरदार तालियां। और देखिए जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिस पल का, श्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स राकेश सिंह जी। जोरदार तालियों से किरण रिजिजू जी का स्वागत जोरदार किया स्वागत। जाए। श्री किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इज विद अस नाउ। इंडिया न्यूज मंच के लिए आपने समय निकाला। मुझे पता है पार्लियामेंट इस वक्त सेशन में है और आप खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो हम आभार व्यक्त करते हैं किरण जी कि आप हमारे बीच आए और इस बड़े खास, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सेशन जो प्राइम टाइम में हो रहा है उसका संचालन करेंगे मैनेजिंग एडिटर ITV नेटवर्क राकेश कुमार सिंह। तो ओवर टू यू राकेश। धन्यवाद उदय। जिस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र जो है चल रहा है और आज देर रात तक संसद का सत्र चलने वाला है, उस बीच समय निकालकर हमारे साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिजिजू साहब, सीधे आप संसद भवन से यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से संसद की कार्यवाही चल रही है, आपको झेलना जिस तरह से पड़ा, झेलना इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो जिस तरह से संसद की विपक्ष का रुख है उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद, आपने बुलाया है। देखिए, विपक्ष का जो एक लोकतंत्र में भूमिका होता है वो निभा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब होता है जब संसद नहीं चलता है, पार्लियामेंट अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर लोग देखते हैं और हमारा क्रेडिबिलिटी, जो पॉलिटी है, हमारा क्वालिटी है, भरोसा है, वो टूटता है। पार्लियामेंट चलना चाहिए, बहस होना चाहिए। हम आपस में कई चीज़ों में मतभेद होते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में तो अपना अपना मत रखने का सबका अधिकार है। लेकिन जब गतिरोध होकर के पार्लियामेंट नहीं चलती है तो फिर मुझे दुख होता है। पिछली सेशन में हमने कई बिजनेस पारित किया, कई बिल, महत्वपूर्ण बिल हमने पारित किया, तो सरकार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा था। लेकिन हर बिल पे जितना चर्चा होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा स्वार्थ, निजी तौर पर अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट का नज़र से देखूं तो हमको तो बिल ही पास करना है, तो बिल तो हमारे पास मेजोरिटी, हम वैसे ही पास कर देंगे, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस बार शुरू के 2 दिन हमारा बर्बाद हुए, उसके बाद अपोजिशन के नेताओं का भी समझदारी से काम लेना शुरू किया और हमने भी स्पेस दिया। जो उन्होंने चर्चा मांगी हमने चर्चा दिया, फिर अच्छी तरह से बहस हुई। अभी अच्छा चल रहा है। अभी आज जैसे लोकसभा हम लोग 11-12 बजे तक चलाएंगे, तो जब पार्लियामेंट चलता है तो मुझे थोड़ा टेंशन कम होता है। आपने कई मंत्रालय संभाला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या माइनॉरिटी अफेयर्स भी आपके पास है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपको कौन ऐसा मंत्रालय जो कि आपको लगता है कि ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है? इसमें देखिए, कठिन तो कुछ नहीं होता है अगर आप लगन के साथ काम करेंगे। कोई मंत्रालय कठिन नहीं होता है अगर आपके टीम, मंत्री अकेला नहीं होता है, आपके पास पूरे टीम होते हैं, आपके सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर, अलग अलग सर्विस से आए वाला, आपके निजी सचिव होते हैं और कई एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे मैं अर्थ साइंस मिनिस्टर के रूप में काम किया, सारे साइंटिस्ट लोग आपके एडवाइज़र होते हैं, आपके मिनिस्ट्री में ऑफिशियल्स होते हैं, सेक्रेटरी खुद ही बहुत सीनियर साइंटिस्ट होते हैं। खेल मंत्री के रूप में भी आपको काफ़ी याद किया जाता है, खिलाड़ी काफ़ी याद करते हैं। खेल मंत्री के समय में हमने जो काम किया, मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट, खेलो इंडिया, फिट इंडिया वगैरह जितना भी हमने चलाया
वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ही एक तरीके से विजन रहा है, मैंने उसको चलाया है। लेकिन खेल मंत्री के रूप में खिलाड़ी लोग अभी भी मिलने के लिए आते हैं। मैं इतना समय तो नहीं दे पाता हूं, लेकिन अगर आप देखा जाएगा तो जो टेक्निकल मिनिस्ट्री है, जैसे मैं आयुष मंत्रालय भी संभाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अर्थ साइंस में तो मैं आर्कटिक सर्कल में गई, आप सोचिए नॉर्थ पोल के पास में, तो उसका अपना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और कानून मंत्री के समय जुडिशरी के साथ में देश में जो जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए कई हमने काम किया। तो गृह मंत्रालय में 5 साल रहा। फर्स्ट टर्म में जब मैं पहली बार मोदी जी के साथ मंत्री बना तो गृह मंत्रालय में था। मैंने जैसे कहा, हर मंत्रालय का अपना एक खूबी होता है। वो मंत्री कैसा है वो तो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहेगा आप वैसे ही चलाएंगे, लेकिन दिल लगा के काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा किरण जी, राहुल गांधी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्या उसमें आप लोग बातें कर रहे थे? देखिए, मेरा बहुत साफ मानना है कि जो हम लोग निजी बात करता है वो हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग बीएससी में मीटिंग किए, कांग्रेस के अलग अलग पार्टी के लोग आए, वहां जो हम लोग बात करते हैं मैं नॉर्मली उसको सार्वजनिक नहीं करता हूं। बहुत ही जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, मगर मैं करता नहीं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लगातार हमारा मिलना होता है, तो आइडियोलॉजिकली हम लोग इतना एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक ही पार्लियामेंट के मेंबर है तो हम कलीग्स हैं, हम साथी हैं, दुश्मन तो नहीं है। तो इसलिए जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होते हैं, कहीं और रूम में मिलते हैं या कहीं सार्वजनिक जगह में मिलते हैं, तो फिर बातचीत अच्छा से होता है। कुछ बातें कर रहे थे, अंबेडकर जयंती का मौका था और उसमें कुछ आपसे ऐसा है, वो राहुल गांधी जी जो है वो एक टी शर्ट पहन के घूमते रहता है। तो मैंने पूछा आपको ठंडा नहीं लगता क्या? तो वो उसने जो कहा मैं बताऊंगा नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे न्योता दिया कि उनके घर में जिम है एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने मजाक से किया, मैं आपका जिम यूज नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है। तो ये तो ऐसे हल्के फुल्के बातें हैं, वो पता नहीं मीडिया किसी ने खींच लिया और वायरल करा दिया वीडियो। लेकिन हम एक दूसरे के एक विरोधी जरूर है लेकिन दुश्मन नहीं है, इसलिए बातचीत होता है। मेरा हर खरगे जी उम्र से हमारा पिताजी बराबर है, फिर भी जब मिलते हैं तो हल्के फुल्के बातें करते हैं, तो सबके साथ अच्छा रिश्ता है। अच्छा, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, विभिन्न दलों से समन्वय बनाना आपका काम है, लेकिन विपक्ष में सबसे चैलेंजिंग लीडर कौन है? एकदम स्पष्ट बोलिएगा, क्योंकि किरण जी आप स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। चैलेंजिंग ऐसा मेरे नजर में कुछ नहीं होता है। चैलेंजिंग अगर जो नियम नहीं मानते हैं या हमारा सभ्य समाज में आपके व्यवहार संस्कारी नहीं होते हैं, कल्चर्ड जिसको हम कहते हैं, आपका बिहेवियर अगर अनकल्चर्ड है, संस्कारी नहीं है, तो फिर उसको डील करना मुश्किल है। क्योंकि फिर तो मतलब कोई सीमा नहीं होता है, कुछ भी बोल देंगे तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा, तो वो मुश्किल होता है। अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं होता है। लोकतंत्र है, वो जितने बोलेंगे हम जवाब देंगे। और मुझे मालूम है मेरे बात से वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो तो लोग तय करेंगे, वो अपना बोलेंगे, मैं अपना बोलूंगा। मैं बहुत ही कन्विंस है अपने आप से कि पार्लियामेंट में जो भी हो, लेकिन सारे नेता, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल से एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते। किरण जी, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर जो चर्चा हुई, एसआईआर को लेकर साफ तौर पर अभी भी विपक्ष के कई सांसद यहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार का निहित स्वार्थ है, इसमें निहित एजेंडा है। अभी भी वो तो बोलेंगे ही। मैं थोड़ा एक तीखा बात बोलना चाहता हूं, जो
अच्छा नहीं लगेगा किसी को सुनने के लिए। आप जब बार बार हार जाते हैं, बार बार आप हारते हैं या एग्जाम देके बार बार फेल होता है, तो सवाल उठता है। तो सवाल उठने पर आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप बहाना ढूंढते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्योंकि वो पारिवारिक पार्टी है, तो वहां नेता किसी को भी पद दे दे, पावर एक ही फैमिली के पास है। और बार बार चुनाव हारने से लोग सवाल उठाएंगे, तो सवाल को भटकाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए जो प्रक्रिया को आप दोष देंगे या जो संस्था है उसको दोष देंगे, तो आपके ऊपर में जो सवाल है वो शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कांग्रेस में सोची समझी ये एक कोशिश है। मेरा आपत्ति नहीं है, वो कोशिश करें, अपना पार्टी है। तो क्योंकि अगर बार बार हारते हैं, कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पार्टी है, आप लोग तो सीनियर जर्नलिस्ट से आप लोग देखा है, आजादी से लेकर के कांग्रेस में स्टॉलवर्ड्स एक से बढ़कर एक कांग्रेस में नेता रहे हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। आज कांग्रेस पार्टी में ऐसा चेहरा, ऐसा नाम, ऐसा कद मुझे दिखाई नहीं देते। मैं अभी का नेता को छोटा नहीं बोल रहा हूं, मगर सिद्धांत तौर पर जो हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले, पुराने के संदर्भ में कह रहा हूं, वो आज के लोगों में नहीं दिखता है। अथॉरिटी राहुल गांधी जी के पास है। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, केरल में हो या पंजाब में हो, वोट चोरी करके सब नारा लगाते हैं। इसका मतलब चुनाव कैसे हारा उससे हट करके वोट चोरी हो गई है, उस पर शिफ्ट करने का कोशिश किया गया। मेरे ख्याल से कुछ हद तक या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सफल हो सकता है, लेकिन देश में सफल नहीं हो सकता। ये मेरा पक्का मानना है कि जो सच्चाई है वो आप छुपा नहीं सकते। हम, ये मेरा 7वां बार है, 7 चुनाव लड़ने के बाद मैं ये मान सकता हूं कि अगर आप लोगों का दिल जीत सकता है तो फिर आप बहाना करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर 7 बार चुनाव हार जाते फिर भी मुझे टिकट चाहिए, तो मैं हर बार बहाना बनाऊंगा, मैं इसलिए हारे, उसलिए हारे। तो मेरे ख्याल से कुछ भी बहाना जरूर करें, आपका अधिकार है, मगर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम ना करें। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है। लेकिन किरण जी, जितने विपक्षी सांसद आए उनका साफ तौर पे कहना है, खासतौर पे कांग्रेस के सांसद, कि सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, आरएसएस का कब्जा हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मैंने पहले कहा, मुझे भी जब आरएसएस का बारे में जानकारी नहीं था, मैं सच बोल रहा हूं, कॉलेज पहुंचने तक मुझे आरएसएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में यह बताया गया कि आरएसएस हिंदूवादी सोच के है, ये जो है काउ बेल्ट है, नॉर्थ इंडियन पार्टी है। आरएसएस बीजेपी पहाड़ों में नहीं होता है, पहाड़ों में कमल नहीं खिल सकता है, और नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों में बीजेपी आरएसएस का एंट्री नहीं होना चाहिए, ऐसा करके खूब अभियान चलाया। तो जिज्ञासा होते हुए मैंने गया, मैंने देखा भाई आरएसएस है क्या। जब आरएसएस के लोगों से मेरा जान पहचान हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा वास्ता शुरू हुआ, मैंने जाना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के बारे में जब हमने अंदर तक जाकर के देखा, तो मुझे इतना दुख लगा कि दुनिया का और हमारे देश का सबसे देश प्रेमी, देशभक्ति से भरा हुआ संगठन को लोग कितने गलत तरीके से प्रचार करके बदनाम कर रहे थे। इसलिए किसी भी संस्था में अगर आरएसएस के लोग हैं तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आरएसएस से बढ़ करके आप देश के लिए समर्पित कार्यकर्ता पैदा नहीं कर सकता है। मैं तो हिंदू नहीं हूं, इसलिए मैंने बहुत गौर से देखा है आरएसएस क्या है।
और मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा से रखता हूं। मेरा गांव भी चाइना का कब्जा में था। 1962 में हमारे सारे इलाके चीन के कब्जे में चले गए थे, किसी ने याद नहीं किया हमको। तो उस समय आरएसएस के कुछ लोग आए और पूरा यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए कई काम किए हैं। और बाद में जब मैंने देखा कि बीजेपी जैसे एक पार्टी चाहिए, क्योंकि अरुणाचल जैसे राज्य को कौन पूछते हैं दिल्ली में, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी चाहिए। तो आरएसएस से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी जो खड़ा हुआ, ये देश के लिए और देश में जो दूर दूर में रहने वाले हम जैसे लोग, पहाड़ों में हिमालय में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए, हमारा आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तब जाकर के आज मैं इस देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद वो लॉ मिनिस्टर छोड़े 1951, 71 इयर्स बाद दूसरा एक बौद्ध, एक माइनॉरिटी इस देश का कानून मंत्री बना है। ये बीजेपी ही कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, नहीं तो कौन हम जैसे बॉर्डर में रहने वाले इस देश का लॉ मिनिस्टर बनना, इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनना, इस देश का बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हमने संभाला है। तो ये तो पहले तो दिल्ली में बैठ करके वो लोग तय करते थे, एक लॉबी होते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया है। और आज मैं सोचता हूं कभी कभी रात को सोने से पहले, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाऊंगा। पहले तो मुझे पिकअप किया कि आप जैसे एक राष्ट्रवादी युवा को चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, पहले मुझे महामंत्री बनाया। मैं तो बहुत कम उम्र में सीनियर हो गया, क्योंकि हमारे पास दूसरे और था ही नहीं। लोग तो देखो यहाँ बीजेपी के लोग होंगे, कितना साल काम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, स्टेट का वो बनते हैं। मैं तो कॉलेज से सीधा स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बन गया, कोई दूसरा कोई था नहीं, सीधा सीनियर हो गया। और सीधा उसके बाद मैं चुनाव हार गए, दूसरा चुनाव हार गए, तीसरे बार मैं चुनाव जीत के लोकसभा में आए। लोकसभा में आए, हमारा पार्टी हार गए, हम विपक्ष में बैठे। फिर हम 10 साल हम तो विपक्ष में रहे, और जब हम फिर से चुन के आए तो हमको मंत्री बनाया, मोदी जी ने मंत्री बनाया और अलग अलग विभागों को देखने का मौका मिला। तो मैं सोचता हूं अगर मैं बीजेपी में नहीं होते तो हमारा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया इतना डेवलप कभी नहीं होते, और मेरे जैसे इंसान इस देश में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का मौका कभी नहीं मिलते, क्योंकि मैं पहला अरुणाचल का इंसान हूं जो इस देश का कैबिनेट मंत्री बना है। किरण जी, कांग्रेस की रैली में, दिल्ली में जो रैली हुई, प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कही गई, इसको लेकर आपने भी मामला उठाया था, संसद में हंगामा काफी हुआ था। क्या आपको लगता है कि राजनीति में सारी मर्यादाएं टूट रही हैं? मैंने पार्लियामेंट में भी कहा इस बात को कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, तो फिर मौत का कामना क्यों करना चाहिए। और वो भी ऐसे नहीं, कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी जो जिसके पास जिम्मेदार है ना, जिसको कुछ पद दिया हुआ है, वहां नारा लगाया गया। मैंने सुबह देखा, मुझे किसी ने भेजा, देखो मोदी जी का कब्र खोदने का बात किया गया है। मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हमारा पार्टी का कोई ऐसा करता तो तुरंत मोदी जी और सीनियर लीडरशिप से डांट पड़ना था। 2014 में दिसंबर के महीने में हमारे एक सांसद, में नाम तो नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, उन्होंने एक अपशब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के ऊपर में। मोदी जी ने तुरंत उस सुबह पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कहा कि ये गलत बोला है, आप माफी मांगो। और हमारे एमपी पार्लियामेंट का सदन में माफी मांगा, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है। और यहां कांग्रेस पार्टी माफी मांगना तो बहुत दूर की बात, वो कह रहे हैं कि हमने मन से नहीं कहा, नीचे से कोई कहा होगा। अरे भाई क्या कहा, उसको खंडन करना वो उसको जरूरी नहीं समझा, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा जो अपशब्द कहा गया है उसको आप समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता राजनीति। हम लोग भी काफी सीनियर हो गए हैं, 35 साल से राजनीति में हूं। कभी भी दुश्मन हमारा जो लड़ाई में दुश्मन होता है उसको हम मारने के लिए सोच सकते हैं।
देश का अंदर में जो हमारा विरोधी है वो कैसे दुश्मन हो सकता है, उसका मौत का कामना हम कैसे कर सकते हैं? अब सोचिए, ये तो सवाल करना चाहिए सभ्य समाज में, सबको खंडन करना चाहिए। नहीं तो ऐसा लोग कहते रहेंगे और कहने वाला सोचेगा कि वो हीरो है, अपना नेता के सामने में वो ऐसे कहेंगे और खुश हो जाएंगे कि नेता ने तो खंडन किया ही नहीं है। अच्छा किरण जी, आप फिटनेस के इतने बड़े फैन हैं, तो बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? कोई स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? फिटनेस मतलब क्या, इससे क्या संबंध है? मतलब आप इतना जो फिटनेस के माहिर हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाला, लेकिन इंडिया गठबंधन को जिस तरह से मजबूती देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कोई टिप्स देंगे उनको? चुनाव कैसे जीतना है, कैसे जोड़ना है, इसका टिप्स मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं जिंदगी पर संघर्ष करके चुनाव जीतता हूँ, तो मेहनत, मेरे ख्याल से मेहनत ही सब कुछ होता है और लगन के साथ देश के लिए काम करना चाहिए। विशेष करके जो युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी तो युवा नहीं है, मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और हर प्रकार से देश के लिए फायदा पहुंचाने वाला काम, अगर ये तीन आप तय कर ले तो आप आगे बढ़ेगा। मेरा यही मंत्र है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, आप जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, डिसिप्लिन नहीं तो वो भी तो डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी जी। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो फिटनेस जो आप कह रहे हैं, फिटनेस अलग बात है। फिटनेस शरीर को फिट रखना वो एक शारीरिक चीज है, फिजिकल चीज है, उसमें तो ठीक है, वो फिट है। मैं जो कह रहा हूं डिसिप्लिन, आप जो लोगों को जोड़ने के लिए कहते हैं ना, कैसे जोड़ेंगे? डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, मेहनत। आप संसद में 2 घंटे बैठेंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ और देश हित में। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर किसी में आ गया, आप आगे बढ़ेगा। अरे सांसद बनना नहीं बनना वो तय नहीं करता आप कितना सक्सेसफुल है, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। वो तो कहते हैं कि हम आम आदमी के मुद्दा उठाते हैं, सरकार जवाब नहीं देती है। ऐसा नहीं है, वो मुद्दा कुछ भी उठाए लेकिन वो नियम के तहत उठाएंगे तो बोलने के लिए मौका तो मिलता ही है। राहुल जी तो नेता प्रतिपक्ष है तो उसको तो बोलने के लिए बहुत मौका मिलता है। अच्छा किरण जी, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पर जिस तरह से सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अल्पसंख्यक लोगों का जो सियासत का बात जो करते हैं, हम कभी भी नहीं करते। मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं इस देश में। मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम लोग सब बाय डेफिनेशन हम माइनॉरिटी हैं। लेकिन आप एक उदाहरण दीजिए कि हिंदुस्तान से एक माइनॉरिटी हिंदुस्तान छोड़ के उसको भगाया गया है या वो भाग गए हैं। कोई माइग्रेशन हो के अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो नहीं कह रहा हूं। डर के मारे या उसको मजबूरन देश छोड़ना पड़ा है, ऐसा एक उदाहरण दीजिए। मैं तो, आप तो हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इस देश में मेजोरिटी हिंदू है, इसलिए हम लोग प्राउडली माइनॉरिटी होके भी हम लोग सेफ, सिक्योर्ड और अपने आप को भारतीय कहने में हम गर्व होता है। आप इमेजिन कीजिए अगर मैं पाकिस्तान में फंस जाते तो, अगर हम बांग्लादेश में फंस जाते तो, वहां बांग्लादेश में जो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू फंस गए, क्या हाल हुआ आज उसका? छोड़ छाड़ के पूरा भगा दिया गया है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी का क्या हाल हुआ है? हम लोग इंडिया में बच गए हैं इसलिए हम माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी का एहसास होता ही नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, भारतीय होना गर्व की बात है। आप महसूस नहीं होते होंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, उसको लेकर जिस तरह से टीएमसी के वो विधायक थे उनको निष्कासित, निलंबित किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको लेकर? मेरे ख्याल से वो तो मुसलमान लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई सपोर्ट करता तो गलत बात है। मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते
मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों से मैंने बात किया है। मेरे पास कई मुसलमानों के बड़े बड़े नेता, धर्म गुरु, इमाम, उनके जो बुजुर्ग है, युवा है, सबसे मैं मिलता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हज के लिए जो तैयारी कर रहा हूं, आज तक हिंदुस्तान में जो हज यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए जो मैं मेहनत करता हूं, आज तक कोई नहीं किया। और मैंने शुरू में कहा कि हज में हर मुसलमान का अपना एक सपना होता है हज यात्रा करने का, और कोई भी हाजी किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दुनिया भर का जितना लाखों लोग हज के लिए जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान सऊदी अरब में मक्का मदीना जाकर के, इवन अगर वो हज नहीं उम्रा के लिए जाते हैं, तो भी एक एक लोगों का ख्याल रखेंगे, हमने कहा है। और कई लोग मेरे लिए दुआ मांगते हैं, मक्का मदीना में जाकर के मेरे लिए दुआ मांगा है मुसलमानों में, कि मैंने जो काम किया है उसका वो असर देखा है। इसलिए ये कोई जमा मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद का वो नींव रखने का बात करके इस देश में अगर सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम करेगा तो कोई फायदा नहीं है। बाय एंड लार्ज हम सब सेकुलर हैं। इंडिया में कुछ लोग कम्युनल हो सकते हैं, बहुत कम लोग होंगे, बट मेजोरिटी, वास्ट मेजोरिटी इंडियंस बाय कैरेक्टर, बाय बिलीफ, मैं मानता हूं सब सेकुलर है। इसलिए ऐसा 2-4 लोग काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किरण जी, हमारे पास कई सवाल हैं, लेकिन आपके पास समय की कमी है, और इसको ध्यान रखते हुए एक सवाल खाली आपसे चाहेंगे कि आप अरुणाचल से आते हैं, जहां पर जो कल्चर है काफी रिच है, आप गाना भी अच्छा गाते हैं। लाइट मोमेंट में मैं खत्म करना चाहूंगे, आपके कुछ वीडियोस देखिए, तालियां बज रही हैं, वायरल हुए हैं। कोई ऐसा गाना जो हमारे मंच से दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? मैं आज गाना नहीं गा सकता हूं, मेरा गला बैठा हुआ है। अच्छा, बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं ना, ये बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, तो गला मेरा बैठा हुआ है। एक रैपिड राउंड ले लेते हैं, तो बस 2 मिनट का। राजनीति में न होते किरण रिजिजू तो क्या कर रहे हैं? राजनीति में नहीं होता तो मेरा पास इतना जमीन पड़ा हुआ है गांव में, मैं खेती करता। दिल्ली पसंद है या अरुणाचल प्रदेश? अरे अरुणाचल से खूबसूरत और इतना शुद्ध हवा वाला और इतना पहाड़ी, वो कौन छोड़ के जाना चाहिए? दिल्ली तो काम के लिए आया हूं, दिल्ली में नहीं है, दिल गांव में है। यहां मैं देश सेवा के लिए आया हूं। किरण जी, छुट्टी लेना बीजेपी में मना है, लेकिन अगर किरण जी को छुट्टी मिले तो कहां रहना पसंद करेंगे, स्विट्जरलैंड या अरुणाचल प्रदेश? मैं दुनिया देख चुका हूं, आपको शायद नहीं मालूम, हमारा देश में मुझसे ज्यादा पूरा दुनिया देखने वाला कोई नहीं है। मैं 2004 से पहले 155 देश घूम चुका हूं, और मैं बचपन से दुनिया देखा हुआ है, हर एक देश। और जाता मतलब ऐसा सिर्फ टिकट काट के गया आया ऐसा नहीं है, मैं स्टडी करता हूं। राजनीति छोड़ने से, अगर राजनीति में नहीं रहा तो मैं किताब लिखना था, अभी टाइम नहीं है। लेकिन हर देश खूबसूरत है, हर एक देश एक से बढ़कर एक अपना एक हर देश का एक खूबियां होते हैं, अपना एक स्पेशलिटी होते हैं। कोई आइलैंड नेशन होता है, कोई पहाड़ी होता है, कोई डेजर्ट होता है, कोई जंगल होता है। इसलिए ये देश ज़्यादा सुंदर है, ये देश कम सुंदर है, ऐसा नहीं है। मेरा फेवरेट तो मेरा गांव ही है। एक आखिरी प्रश्न, सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है किरण जी को, चाणक्य नीति या विंग ऑफ फायर? किताब तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मेरा पास इतना समय नहीं है। चाणक्य का अर्थशास्त्र मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए। वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ नहीं है, वो रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाला एक तरीका आपको वहाँ से मिलेगा। मैं बहुत धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरा शुरू से मेरा ऐसा रहा है कि मैं हल्के फुल्के वाला किताब ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं इतना डीप नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सोच ही नहीं है उतना डीप जाने का, क्योंकि बचपन से पिताजी के साथ घूमना, कभी शिकार के लिए जाना, आजकल तो हम लोग हंटिंग नहीं करते, बचपन में करते थे वहाँ, फिर मछली मारना, खेती में जाना, फिर बाद में थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर स्कूल, फिर कॉलेज, तो फिर कॉलेज से तुरंत फिर राजनीति में, तो इतना किताब वगैरह पढ़ने का मुझे मौका मिला नहीं। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
इतना बहुमूल्य समय निकाला ITV नेटवर्क के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गले और पार्लियामेंट सत्र जारी होने के बावजूद आपने समय निकाला, आभार व्यक्त करते हैं किरण जी। मगर मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मंच पे बने रहें। मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं संडे गार्डियन फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐश्वर्या पंडित शर्मा को। एक भेंट हमारे तरफ से वो प्रस्तुत करेंगी।